अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो में हम जिस बारे में बात करेंगे वो एक और ऐसी टेक्निक होगी जिससे हम नैनो मटेरियल बना सकते हैं। एंड द टाइटल ऑफ टेक्निक कैन बी शोन ऑन योर डिस्प्ले। आपको अपने डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा। केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। ठीक है। अच्छा, तो क्लास इससे पहले हम लोग जो है वो को-प्रेसिपिटेशन टेक्निक के बारे में जो है बात कर चुके हैं और बहुत डिटेल से उसे पढ़ भी चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से काम करता है, ग्रोथ पैरामीटर क्या है या फिर वर्किंग क्या है एंड ऑल दी स्टफ। ठीक है। तो क्लास हमने इससे पहले देखा था कि जब भी हम किसी नैनो स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट या फिर उसकी सिंथेसिस के बारे में जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम जो है वो उसकी अप्रोच को बताते हैं कि आइदर इट इज़ अ टॉप डाउन और अ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। सबसे पहली बात आप लोगों ने ये बतानी होती है एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप या फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो इस प्रोसीजर की वो किस तरह की है, मतलब कौन-कौन सी चीज़ें इस जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं। और जो तीसरा जो हेडिंग या जो पॉइंट होगा वो होगा कि वर्किंग क्या है, एक्सपेरिमेंट किस तरह से जो है वो काम हो रहा है, किस तरह से इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर या फिर हीटिंग एलिमेंट्स या सारी चीज़ें किस तरह से जो है वो काम कर रही हैं और कौन-कौन से ऑपरेटर्स किस तरह से जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन द एक्सपेरिमेंट। और जो लास्ट हेडिंग होती है वो होती है ग्रोथ पैरामीटर के हवाले से कि वो कौन-कौन से ऐसे जो क्वांटिटीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी वज़ह से जो है मेरे नैनो स्ट्रक्चर्स में जो है वो फ़र्क आ सकता है या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ अफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो फ़िगर आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, इसी से समझते हैं कि जो ये सीवीडी मेथड है, केमिकल वेपर डिपोज़िशन मेथड है, ये किस तरह से काम करता है और कौन-कौन सी चीज़ें इसके लिए यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ यूज़ की जाती है फॉर द केमिकल वेपर डिपोज़िशन इज़ अ चेंबर मेड अप ऑफ अ सच मटीरियल व्हिच इज़ रेजिस्टेंस टू अ टेम्परेचर और अ कोरिजन। यानी कि एक ऐसा जो है रिएक्शन चेंबर बनाया जाएगा जो कि हाई टेम्परेचर्स को मेंटेन भी रख सकेगा और टॉलरेट भी कर सकेगा और इसके अलावा कोरिजन से भी बचा रहेगा। ठीक है। क्योंकि अगर कोई इस तरह का चेंबर बनाया जिसमें कोरिजन होगी, कोरिजन से मुराद जंग लग गया, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है, हमें वो वाले रिज़ल्ट नहीं मिल सकेंगे जो हमें अपने एक्सपेरिमेंट में काम करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है रिएक्शन चेंबर जो रेड कलर की ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। ठीक है? सेकेंडरी पे जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होते हैं स्प्लिट फर्नेस। स्प्लिट फर्नेस एक तरह से हीटिंग एलिमेंट आप बोल सकते हैं या फिर एक हीटर बोल सकते हैं इसको, जो कि एक ख़ास पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है फॉर अ पार्टिकुलर मटेरियल की डिपोज़िशन के लिए। ठीक है? उसके बाद जो थर्ड नंबर पे चीज़ इस्तेमाल होती है वो एक पाथवे या एक नैरो सिलेंड्रिकल पाथवे हम बोलते हैं। ठीक है? जो यहाँ पे एक रेड कलर का सिलेंड्रिकल शेप आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक पाथवे है जिसके अंदर मेरे पास सबस्ट्रेट मौजूद होता है। ठीक है? सबस्ट्रेट वो मटेरियल होगा जिसके ऊपर मेरा नैनो मटेरियल डिपॉज़िट किया जाएगा या फिर जो मेरी केमिकल्स हैं वो डिपॉज़िट होंगे इन द फॉर्म ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स। ठीक है? अच्छा, अब ये जो सिलिंड्रिकल पाथवे होगा, इसके साथ जो है वो 2 मज़ीद गैस के चेंबर जो है वो कनेक्ट हुए होंगे, जिसमें से एक चेंबर जो है वो सोर्स चेंबर कहलाएगा, जो कि मैंने ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेज़ेंट किया हुआ है और दूसरा चेंबर इनर्ट गैस का चेंबर कहलाएगा। ठीक हो गया? ये तो एक बात हो गई थी इसकी कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा जो दूसरा एक पाथवे होगा, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल एक पाथवे मैंने यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया हुआ है, तो एक दूसरा पाथवे होगा जिसको हम एग्ज़ॉस्ट या गैस आउटलेट भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको भी अब हम
स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं केमिकल वेपर डिपोज़िशन की टर्म के बारे में कि ये टर्म है क्या? तो बेसिकली केमिकल वेपर डिपोज़िशन का मतलब होता है कि किसी सबस्ट्रेट के ऊपर कोई केमिकल कंपाउंड्स को डिपॉज़िट कर देना। डिपॉज़िट से क्या मुराद है कि किसी सबस्ट्रेट के ऊपर कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड इस तरह से डिपॉज़िट करना कि उसकी कोटिंग हो सके या फिर उसकी एक शीट जो है वो इस सबस्ट्रेट के ऊपर लग जाए, ठीक है? अब इसको करने का मकसद क्या है? तो बेसिकली हो सकता है कि हम इसकी कोई इलेक्ट्रिकल या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग ला रहे हों या फिर इसको हीट रेजिस्टेंस बना रहे हों, इसलिए जो है हम इसकी एक कह लें एक्स्ट्रा लेयर जो है वो पुट कर देते हैं या फिर एक कोटिंग कर देते हैं सबस्ट्रेट की टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द हीट और थर्मल एनर्जीज़, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन नज़र आ रही होगी लिखी हुई जिसका में लिखा है नॉन वोलेटाइल सॉलिड फिल्म इज़ डिपॉज़िट ऑन द सबस्ट्रेट, ठीक है? अच्छा, अब नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली नॉन वोलेटाइल सॉलिड फिल्म से मुराद है एक बहुत ही थिन फिल्म होगी। थिन से मुराद बहुत बारीक फिल्म होती है या एक कह लें बारीक सी लेयर होती है, ठीक है? लेयर अच्छा रहेगा इसके लिए। तो एक बहुत बारीक सी लेयर होती है और ये क्या होता है, ये लेयर इस तरह के मटेरियल से बनाई गई है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर या प्रेशर को टॉलरेट कर सके, ठीक है? ये कोई आम सी लेयर नहीं होगी, जैसे फ़र्ज़ करते हैं कोई ऐसी लेयर डिपॉज़िट कर दी जो कि टेम्परेचर को टॉलरेट ही ना कर सके, जो कि हाई टेम्परेचर पे सॉलिड से गैस की स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह की जो है वो डिपॉज़िट लेयर का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो नॉन वोलेटाइल एक वर्ड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो मटेरियल होगा या मेरा जो लेयर यहाँ पर जो कोटिंग में लगाई जा रही है, वो इस तरह की लेयर होगी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हो और उसको टेम्परेचर की चेंजेस या प्रेशर की चेंजेस या एनवायरनमेंट की चेंजेस से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। क्योंकि अगर उसको कोई चेंजिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, जैसे मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दी कि वो अपना ही फ़िज़िकल स्टेट को ही अगर चेंज कर लेगी, तो फिर कोटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब इससे बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया कि रिएक्टर चेंबर जो है, वो इस तरह से जो काम करता है या इस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है जो कि टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर्स को मेंटेन और टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके और इसके अलावा कोरिजन से या कोरोसिव एनवायरनमेंट से भी बचाए रखे मेरे रिएक्शन को, ताकि मेरी जो आउटपुट है उसके अंदर कोई फ़र्क ना आए। ये तो बात हो गई थी रिएक्शन चेंबर की। द मेन कंपोनेंट ऑफ सीवीडी सिस्टम इज अ रिएक्टर चेंबर वेयर द डिपोजिशन प्रोसेस टेक प्लेस। द चेंबर इज यूजुअली मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक क्वार्ट्ज और स्टेनलेस स्टील टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड कोरेसिव इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सबस्ट्रेट होल्डर की बात कर लिया। सबस्ट्रेट होल्डर मैंने अपनी जो डायग्राम है इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। तो बेसिकली सबस्ट्रेट होल्डर जो है वो एक इस तरह का होल्डर या एक इस तरह का स्टैंड कह सकते हैं हम, जिस पर जो है हम वो मटेरियल रखेंगे जिसकी हमने कोटिंग करनी है। जैसे कि वो कोई सिलिकॉन वेफर भी हो सकता है। अब सबस्ट्रेट होल्डर की जो अहम बात है वो यही है कि सबस्ट्रेट होल्डर भी इस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। अब ये वाली जो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक अहम पार्ट आएगा। अब गैस डिलीवरी सिस्टम्स मैंने आपको पहले शो किया था कि जो है गैस डिलीवरी सिस्टम या 2 ऐसे चेंबर्स जो हैं वो मौजूद होंगे मेरे सिलिंड्रिकल पाथवे के साथ या जिसमें जो है गैसेज़ मौजूद हैं। द ब्लू cylinder indicate the source gas while the green cylinder indicate the inert gases। तो बेसिकली गैसेस का काम क्या होता है? सोर्स गैस को हम प्रीकर्सर गैस भी बोलते हैं। प्रीकर्सर गैस वो वाली गैसेस होती हैं जो कि इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करें
और रिएक्शन करने के बाद इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग कर लें या फिर इस सबस्ट्रेट के ऊपर लेयर की फॉर्मेशन कर दें। ठीक है, ये तो बात होगी प्रीकर्सर गैसेस की, इस तरह के केमिकल कंपाउंड जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीकर्सर गैसेस ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कांस्टेंट गैस होगी और वो हर मटेरियल के लिए इस्तेमाल होगी, बल्कि प्रीकर्सर गैसेस जो हैं वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है प्रीकर्सर गैसेस और उसके आगे मैंने सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल और कार्बन बेस्ड मटेरियल की एग्जांपल्स ली हुई हैं। अच्छा, अब सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल अगर हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं एज अ सबस्ट्रेट और उसके ऊपर हमने कोई लेयर या फिर कोटिंग करनी है, तो हम जो गैसेस यूज करेंगे वो होंगी साइलेन और डाइक्लोरोसाइलेन। ठीक है, ये वाली दो गैसेस यूज हो सकती हैं फॉर द सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल। इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसी को याद रखें। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें कोई इस तरह के मटेरियल की जो कि कार्बन से बनाया गया है, जैसे कि डायमंड, एज द डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसके ऊपर हम कोई डेपोजिशन करने वाले हैं, कोई लेयर बनाने वाले हैं, तो हमारे पास जो कह लें गैसेस यूज होंगी वो होंगी मीथेन एंड एसिटाइलिन। इस तरह की गैसेस जो कि इनके सरफेस के साथ रिएक्ट करें और फिर एक कोटिंग या फिर एक लेयर की फॉर्मेशन कर दें। अच्छा, इसके साथ हम बात कर लेते हैं दूसरा जो गैस का सिलेंडर होगा उसके अंदर इस तरह की गैसेस मौजूद होंगी। तो ये गैसेस जो होंगी वो एक बेसिकली ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं प्रीकर्सर गैसेस के लिए, और ये गैसेस जो हैं ज़्यादातर इनर्ट गैसेस जो हैं वो यूज़ की जाती है, सच एज ऑर्गन और हीलियम कैन आल्सो बी यूज्ड और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इन गैसेस का बेसिकली काम क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट को जो है वो जो प्रीकर्सर गैसेस हैं उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है या उनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स होती है टू मूव टू दी सबस्ट्रेट। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर ये ग्रीन कलर के जो डॉट सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये इनर्ट गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप देखें कि सबस्ट्रेट के सरफेस के करीब जो डॉट नज़र आ रहे हैं वो ब्लू कलर के डॉट हैं जो कि प्रीकर्सर या फिर सोर्स गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सोर्स गैस जो है वो पुश हो रही है थ्रू द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो है वो सोर्स गैस को सबस्ट्रेट तक पहुंचने में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, आप स्प्लिट फर्नेस और एग्जॉस्ट सिस्टम की बात हमने पहले बता दी कि स्प्लिट फर्नेस जो है वो एक तरह का हीटिंग सिस्टम होंगे जो एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे चेम्बर के अंदर जो कि केमिकल रिएक्शन को या डिपोजिशन को सक्सेसफुल या फिर कामयाब करने के लिए ज़रूरी होगा। और इसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम की अगर मैंने बात की थी, तो एग्जॉस्ट सिस्टम मैंने ये गैस आउटलेट जो सिलेंड्रिकल शेप का बनाया था इसको एग्जॉस्ट बोला था, और कहा था कि ये जो है वो इस तरह की गैसेस या फिर इस तरह के मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए है जो कि या तो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, जैसे कि ये वाली जो इनर्ट गैसेस हैं ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, या फिर ये वाली सोर्स गैसेस भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। तो इन गैसेस को जो है वो निकालने के लिए थ्रू द सिलेंड्रिकल पाथवे मेरे पास एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाया जाएगा। और इसके अलावा बाय प्रोडक्ट से मुराद होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई और गैस बनती है तो उस गैस को भी इस सिलेंड्रिकल चेम्बर से निकालने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम्स को यूज़ करते हैं इन दी केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक। इसके साथ अगर हम बात कर लें वर्किंग की, तो वर्किंग बेसिकली बहुत सिंपल होगी अब, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह कंस्ट्रक्शन को समझ लिया है। तो सबसे पहले क्या होता है गैस फ्लो, इंट्रोडक्शन टू प्रीकर्सर गैसेस मैंने पहले समझा दिया कि प्रीकर्सर गैसेस जो है वो चेम्बर में सिलेंड्रिकल चेम्बर में जो है वो एंटर कर दी जाएंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होगा, हीटिंग हीटिंग का जो फिनोमेना है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट थोड़ा सा हीटेड होगा। हीटेड से मुराद
हर सबस्ट्रेट का अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन अभी के लिए जो मैंने एक टेम्परेचर लिया है वो 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस लिया है, और इस टेम्परेचर के ऊपर जो है मेरा सबस्ट्रेट जो है वो हीटेड हुआ होगा। यही बात मैंने नीचे भी हेडिंग की फॉर्म में लिखी है। द प्रिकर्सर गैसेस फ्लो ओवर द हीटेड सबस्ट्रेट व्हिच इज केप्ट एट हाई टेम्परेचर टू फैसिलिटेट chemical reaction necessary for deposition. The temperature is crucial because it influences the rate of deposition and quality of product. अच्छा, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, इसकी भी तीसरी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तो interaction between substrate and precursor gases. When the precursor gas come into contact with the heated substrate, they undergo chemical reaction. These chemical reaction in the formation of solid material that get deposited as a thin film on coating on the substrate. अच्छा, अब क्या किया कि अब एक चेम्बर के अंदर मेरे पास फर्ज करते हैं कि सबस्ट्रेट मौजूद है, उसके अलावा सोर्स गैसेस या प्रिकर्सर गैसेस मौजूद है, और इनर्ट गैस मौजूद है। इनर्ट गैस ने जो है वो मेरी प्रिकर्सर गैसेस को पुश किया, और मेरी प्रिकर्सर गैस ने जो था सबस्ट्रेट के सरफेस के साथ जो है स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने के बाद जो है वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे थोड़ी सी, इस एरिया में सिर्फ थोड़ी सी जो है वो एक लेयर बन गई, एक कोटिंग बन गई, जिसकी मदद से जो है मेरा सबस्ट्रेट कवर हो गया। लेकिन अभी बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है वो कवर हुआ है ड्यू टू कोटिंग ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। अच्छा, अब ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट ओवर द सरफेस। अच्छा, अब मैंने कहा था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और भी जगह पे जो है वो प्रिकर्सर गैसेस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करती जाएंगी, और जैसे जैसे जो है वो मेरे पास टाइम गुजरता जाएगा, लेयर या फिर एक कोटिंग जो है वो बन जाएगी सबस्ट्रेट के ऊपर, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट ओवर द सरफेस। ठीक है। अब एग्जॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया कि वो सारे प्रोडक्ट जिनको हम वहाँ पर नहीं चाहते कि वो केमिकल रिएक्शन में मौजूद हों, या फिर वो अनवांटेड सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो है वो ज़रूरत नहीं होगी, उनको मैंने एग्जॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट बोल दिया है। ठीक है। और इन प्रोडक्ट के लिए मैंने एग्जॉस्ट सिस्टम यूज़ किया है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। और उसके बाद कंट्रोल ऑफ ग्रोथ पैरामीटर। अब कंट्रोल ऑफ ग्रोथ पैरामीटर ने बताया था इस तरह के पैरामीटर जो कि मेरे मटेरियल की फॉर्मेशन के अंदर कोई चेंजिंग कर दे, या फिर उनकी किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजिंग कर दे। वो पैरामीटर कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर, देन द प्रेशर, आफ्टर दैट प्रीकर्सर कॉन्सेंट्रेशन, एंड द लास्ट वन इज़ रिएक्शन टाइम। के रिएक्शन का टाइम कितना होगा, ये बात भी जो है वो ज़रूरी होती है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रिएक्शन चलता रहा तो हो सकता है कि पहले एक लेयर बने, फिर मुमकिन है उसी एक लेयर के ऊपर दोबारा से कोई और रिएक्शन हो जाए और एक दूसरी लेयर की फॉर्मेशन हो जाए, तो मेरे पास रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा किसी भी लेयर की फॉर्मेशन का ऑन द सबस्ट्रेट। अच्छा, इसके बाद अब अगर इंडस्ट्री के बारे में बात कर लें कि कौन-कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन चीज़ों को ये मट या इस टेक्निक को जो है वो यूज़ करती है। तो सबसे पहली इंडस्ट्री जो इस टेक्निक को यूज़ करती है वो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि ट्रांजिस्टर या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाती हो। इसके बाद जो इंडस्ट्री यूज़ करती है सीवीडी टेक्निक को, वो है कोटिंग ऑफ टूल एंड कटिंग एजेस। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सोलर सेल फैब्रिकेशन एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग। अच्छा, क्लास ये तो अब हमने पढ़ लिया कि सीवीडी टेक्निक किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर किस तरह की लेयर की फॉर्मेशन होती है, लेयर की फॉर्मेशन किस वजह से होती है, किस गैसेस की मदद से होती है। मतलब हम लोगों ने सारी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन जो है ना वो तो एक एक्सपेरिमेंट की समझ ली। लेकिन एक चीज़ जो शायद आप लोगों ने सोची हो या सोच रहे हो, वो ये कि केमिकल वेपर डिपोजिशन में तो हमने एक मटेरियल पे जो है वो कोटिंग की है, या एक मटेरियल पे जो है वो लेयर, एक और लेयर बना दी है। तो फिर ये जो टेक्निक है वो सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल की किस तरह से है, वो नैनो मटेरियल की
डेवलपमेंट की टेक्निक किस तरह से है। तो बेसिकली क्लास, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड फिल्म डिपॉजिट होगी सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर, इसकी डायमेंशंस जो है वो नैनो स्केल रेंज के अंदर लाई करी होंगी, यानी कि इसकी डायमेंशंस जो है वो 1 to 100 नैनोमीटर के अंदर होंगी। इसका मतलब कि जो कोटिंग होने वाला मटेरियल होगा वो एक नैनो मटेरियल होगा, और इस तरह से ना सिर्फ एक नैनो मटेरियल इस रिएक्शन चेम्बर में बनाया जा रहा, बल्कि उस नैनो मटेरियल की लेयर को सबस्ट्रेट पर भी डिपॉजिट किया जा रहा है इन दी टेक्निक ऑफ को chemical vapor deposition. So class, thank you for watching this video lecture. I hope you had understand this video lecture. See you in the next video lecture.